हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो यहां पर हम टारगेट 95 प्लस की सीरीज में एक और 10th बायोलॉजी का एक जबरदस्त चैप्टर ले आए हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर का मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इसकी कुछ कुछ बातों को अगर इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है, तो यहां पर इस सीरीज में हम यही कोशिश करेंगे। यहां पर हम बहुत सारी ऐसी चीजें ले आए हैं जो आपको जरूर आपके टेक्स्ट बुक से तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है, और अंडरस्टैंडिंग जो शायद कुछ चीजें वहां ना समझ में आए वो यहां पर आपको समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्या है सर ये? यहां पर हमारे कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक से आप जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हो। और सर और क्या है, अरे अपना प्ले स्टोर पे ऐप भी आ चुका है, तो जाके चेक करो। बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी हैं और प्रीमियम कंटेंट्स भी हैं। अदर देन दैट अपना वेबसाइट है जिसका नाम है sanjeevsir.com, ठीक है, जहां पर कंप्लीट वीडियो बुक, लाइव डाउट सेशंस, ठीक है, डाउट डिस्कशंस और बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर, इवन हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिल सकती हैं। तो इस वेबसाइट में या फिर ये मोबाइल ऐप में आपको वो सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप। ओके, अब यहां पर अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऐसे शुरू करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि भाई यहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन बरसात जो है वो शुरू हो गई है। और अभी मैं जब आ रहा था अपने घर से यहाँ स्टूडियो में, तो भाई थोड़ी सी बरसात का असर, थोड़ा सा गीला हूँ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, असर यहाँ पर नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर क्या है ये कंट्रोल, क्या है ये कोऑर्डिनेशन? थोड़ा सा सोचिए। देखो, बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अलग अलग जो हम मूवमेंट्स, अलग अलग हम जो एक्शंस करते हैं, वो सब चीजें कैसे कंट्रोल होती है, कहां से कंट्रोल होती है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल जो हैपनिंग्स हैं उन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, जैसे कि आपस में अलग अलग पार्ट्स जो है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके पूरी बॉडी को रन कर रहे हैं, है ना। मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि अगर कभी जो हमारा हार्ट है उसने सोचा कि मैं ब्रेन की तरह मैं भी कभी रिलैक्स कर लिया करूंगा। बंदा सोता है तो ब्रेन जो है उसको आराम मिल जाता है। हार्ट ने सोचा कि आज मैं रिलैक्स कर लेता हूं, आज संडे है, आज मैं रिलैक्स कर लेता हूं, वाकई में आज संडे है, ठीक है, तो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसे, जैसे मान लो कि आप सुबह उठे आप, ठीक है, खाना पीना खाया, सीधा खाना नहीं खाया, फ्रेश हुए, ठीक है, नहाए धोए फ्रेश हुए, उसके बाद आपने नाश्ता किया और सबसे जरूरी चीज आप भूल गए। सोचो कौन सी? सांस लेना। तो क्या होगा? तो यानी वो हमको याद नहीं रखना होता सर, है ना, वो तो याद रखना नहीं पड़ता। तो ये सब कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर यार? बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आप सोच सकते हो। कुछ चीजें हैं जो खुद कंट्रोल होती हैं अपने आप से, है ना, और कुछ होती हैं जो हम सोच समझ के कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये बोलना, ये लिखना, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का क्लिक करना, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही है, ठीक है, ये हम सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन सांस लेना, दिल धड़कना, डाइजेशन प्रोसेस, ये हम खुद अपनी विल से नहीं कंट्रोल कर रहे। तो ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और याद रहे 10th की बायोलॉजी में हम यहां पर ना तो बैलेनोग्लोसस पढ़ने वाले हैं और ना ही यहां पर हम कोई फंगाई और वो सब डिटेल्स पढ़ने, हम यहां पर ह्यूमंस और प्लांट्स के कंटेक्स्ट में जो भी बायोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं मेनली। सो इसमें भी हमको वही ह्यूमन के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से पढ़ना है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। चलो भाई, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। देखो, हमने लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं जिससे हम जिंदा कहलाते हैं, जैसे डाइजेशन, है ना, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, तो ये सब चीजें, न्यूट्रिशन, क्या है, हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेस। अब यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स, ठीक है, कैसे अलग अलग पार्ट्स मिलके वर्क करते हैं और एक कॉमन ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस हो रहे थे वो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन आपस में कैसे ये सिंक करके काम करते हैं, टुगेदर कैसे ये कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो हमको यहां देखना है।
वो भी रेगुलेटेड मैनर में, एकदम कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, एक और बार, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड यानी कंट्रोल्ड मैनर। ओके सर, जैसे यहां पर देखो, जब आप जैसे मान लो मैं यहां पर टच कर रहा हूं, तो ये टच कर रहा हूं, ये कहां से सिग्नल आया? ऑब्वियसली ब्रेन से आया। ठीक है, तो यानी यहां से ये कंट्रोल्ड मैनर में चीज हो रही है। ओके, वैसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, लीवर है, लंग्स है, थायराइड है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, ब्लैडर है, बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो वो सब आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है, वही हमको पढ़ना है सर। सिर्फ इंसानों का पढ़ना है क्या? मैंने बताया नहीं, प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, पर प्लांट्स में ये सब तो नहीं होता, ब्रेन तो नहीं होता, वहां पर क्या कंट्रोल कैसे सिस्टम होता है वो भी हमको देखना। ओके, सो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो हम कह रहे हैं, तालमेल, बॉडी में कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। ठीक है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में अपना नर्वस सिस्टम आएगा यार, जो भी अब देखेंगे हम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब चीजें आएंगी। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको, अगर 9th में अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो मेरा वीडियो, तो वहां बताया था मैंने कि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व्स हो, वो सब न्यूरॉन से बने हैं, नर्व सेल से। उनकी खूबी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सिग्नलिंग होती है, जो एक पार्ट दूसरे पार्ट को जो कोऑर्डिनेशन के लिए मैसेज भेजेगा, वो कैसे भेजेगा? तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, इन दिस नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन यूज होगा, है ना, फॉर मैसेजिंग। तो ये हार्मोन यानी क्या है? केमिकल है। तो आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन है एंड दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है? इलेक्ट्रिकल वे में सिग्नल जाएंगे, यहाँ केमिकल वे में जाएंगे, हार्मोन्स की फॉर्म में जाएंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेशन 2 टाइप के हैं, नर्वस और हार्मोनल। ठीक है, अच्छा, ये तो सर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो है ये तो सर एनिमल्स की ही बात है, प्लांट्स में तो होता नहीं है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना कि हमको चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन हम सिर्फ एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी। सो ये हम एनिमल और प्लांट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में हमको 3 चीज पढ़नी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बस 3 चीज, पूरा चैप्टर डन। ओके, तो याद रखो, ये मैंने बताया, यहाँ पर मैसेजिंग कौन से फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, और यहाँ पर मैसेजिंग चलती है केमिकल्स की फॉर्म में। केमिकल्स यहाँ पर क्या है? हॉर्मोन्स है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सर क्या एडवांटेज है नर्वस का? नर्वस कोऑर्डिनेशन भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स से फास्ट तो होगा ना, ये हार्मोन को जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो जुप पहुंचेगा। सो दिस इज फास्ट, बिगेस्ट एडवांटेज। और रिलेटिवली भाई ये तो हार्मोन है तो ये स्लो होगा सर, बात तो सही है। अच्छा, इसका भी तो कुछ एडवांटेज होगा ना सर, नहीं तो ये क्यों होगा फिर ह्यूमंस में या एनिमल्स में, फिर सीधा खाली नर्वस से काम चल जाएगा? नहीं, यहां पर भी कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हम छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, ठीक है, आप लोग और बड़े होंगे, तो यहां पर हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, सोचो कितना यूनिफॉर्म होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये उंगली इतनी बड़ी है, ये वाली थोड़ी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी ऐसी, कितना यूनिफॉर्म ग्रोथ है। ठीक है, मतलब इतना सिमेट्रिकल ग्रोथ है। मतलब इस पार्ट को पता है कितना ग्रो होना है, जितना ये ग्रो होगा। ये सब चीजें कैसे चल रही है? ठीक है, प्लांट्स में हो सकता है कि एक आध पत्ते कहीं एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, चलेगा, उतना सिमेट्रिकल नहीं। पर हमारे में अगर एक आध उंगली कहीं से 2-4 ऐसे निकलती रहे तो कैसा होगा? सोचो। ठीक है, यहां से एक उंगली आ गई, ठीक है, इधर से एक उंगली आ गई है, और कहीं से आ गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। तो ये ग्रोथ जैसी चीज है जो इतनी परफेक्ट है, सिर्फ उंगलियां की बात नहीं कर रहा मैं, कितनी सिमेट्रिकल, कितनी परफेक्ट ग्रोथ है ये। कैसे इस पार्ट को पता है कि ये वाला कितना ग्रो हुआ? एकदम यूनिफॉर्म ग्रो करना है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के लिए हर एक सेल को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर एक सेल को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, मुझे कितना डिवाइड करना है, या हर एक टिश्यू को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेलुलर लेवल तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? वो नर्व्स के थ्रू नहीं पहुंच सकती, क्योंकि नर्व्स जो है हमारी बॉडी की वायरिंग है, वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचते, है ना। वो किसी जोन तक, किसी रीजन तक आए होंगे, हाँ, यहां तक आए होंगे, ठीक है, लेकिन हर एक सेल तक नहीं पहुंचते।
तो वैसी चीजों में ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स जो है, जहां पर हर एक सेल को पता होना चाहिए भाई, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कितना ग्रोथ डेवलप कैसे करना है, तो वो जो है वो केमिकल्स के थ्रू या हॉर्मोन्स के थ्रू हो सकता है। तो ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स के लिए हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ही काम आएगा, ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं कि इसका रोल नहीं है, बट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का। देन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन, मैंने बताया 3 चीज पढ़नी है, तो हमको नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन ये पहला, फिर हार्मोनल में पढ़ेंगे हम ह्यूमन का और प्लांट्स का। तो पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करते हैं, जहां पर हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, न्यूरॉन्स, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। ओके, सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है सर, वो उसके हम पार्ट्स की बात करते हैं, तो उसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर ये क्या है सेंट्रल और पेरिफेरल, कैसे पार्ट्स बने? अरे जो बॉडी के एकदम सेंटर में होगा, 1 मिनट, अभी तक हमने मार्कर ही यूज नहीं किया, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। तो जो बॉडी के एकदम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सेंटर में, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हो, ठीक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। तो यानी सर क्या? अरे यार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वर्टिब्रल कॉलम को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, गलत है भाई। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से बहुत ही नाजुक सी पाइप जाती है, ठीक है, फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स तक और पार्ट से ब्रेन तक, ठीक है। तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम असल में देखो 2 काम करता है, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है ना, मतलब पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा वो प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स, पहला सेंट्रल, जो बॉडी की एकदम एक्सिस ऑफ सिमेट्री एकदम सेंटर में आ रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया सर। और पेरिफेरल, ये वर्ड पेरीफेरी याद रखना, ये हमने 9 में पढ़ा था कि जो हम एनिमल सेल की जनरल बात करते हैं, तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, सेल की साइड में, मतलब सेल में ही होता है, जो सेंट्रल वैक्यूल तो सेंटर में हो गया, तो साइड में कहीं पे रहेगा क्या? न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, क्योंकि सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल है। तो साइड में हमने साइड वर्ड यूज नहीं किया था, वहां पर हमने पेरीफेरी बोला था, ठीक है, पेरीफेरी यानी साइड होता है। तो यहां पर भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? साइड में, जो बॉडी के सेंटर में ना हो, ठीक है, जो बगल में सेंटर के आसपास में हो, वो हो गया अपना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरीफेरल में आ रहा है नर्व्स, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ गया अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरीफेरल में आ गया नर्व्स, ठीक है। तो पूरा नर्वस सिस्टम में ये 3 ही चीजें यार, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, दैट्स इट। जिसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्व्स जो है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ओके सर, देन आगे देखते हैं। जो अपना टाइप्स ऑफ नर्व्स की बात करते हैं, तो नर्व्स जो है अब हम करेंगे आगे और बताएंगे, बट एक जो बेसिक क्राइटेरिया उसके हिसाब से, जो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकले हैं, जो हमारे फेस में यहाँ पर आसपास जो नर्व्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकले होंगे, तो ब्रेन से निकले हुए नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ नर्व में याद रखना 2, एक क्रेनियल यानी ब्रेन से निकले हुए नर्व्स, ठीक है, ब्रेन से निकले हुए नर्व्स, फेस के आसपास में जो भी नर्व्स होंगे। अच्छा, और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व समझ में आ रहा है सर, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जो नर्व्स है, ठीक है, वो स्पाइनल नर्व है। सो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो मेन टाइप में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। देन सर आगे है अपन ये नर्व्स की कैटेगरी की बात करते हैं, तो देख लो अभी नर्व्स भी 2 तरीके के सर, कैसे? एक हो गया सोमैटिक नर्व, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्व। अब थोड़ा ध्यान देना, सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व। सर व्हाट इज सोमैटिक नर्व? थोड़ा नाम पे ध्यान दो और उसका मतलब देखो। सोमैटिक नर्व वो होता है जो हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल वाली चीजें हैं, ठीक है, कंट्रोल वाली चीजें, जैसे कि ये हम हाथ की मूवमेंट में कर रहा हूं, तो ये ब्रेन हम सोच समझ के अपनी विल से कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं। अब याद रखना, वॉलंटरी मतलब जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है,
विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, सोच समझ के, है ना। तो यानी कि हम अपनी विल से जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये अभी नर्व यूज हो रहा है वो कौन सा होगा, ये हमारे कंट्रोल यानी वॉलंटरी वाले जो नर्व्स हैं वो यूज हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स। लेकिन कुछ चीजें जैसे हार्ट बीट, वो वहां पर भी नर्व है, पर वो नर्व हम नहीं कंट्रोल कर रहे, तो वो क्या हो गया, वो ऑटोनॉमिक में आएगा। तो नाम में देखो ना, ऑटोमैटिक, ऑटोनॉमिक, है ना। तो सोमैटिक मतलब वो नर्व जो हम ऐसे हैं जो जिसको मतलब हम अपनी विल से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले एसोसिएटेड नर्व्स को सोमैटिक कहते हैं। और जो खुद ब खुद चल रहे हैं वो ऑटोनॉमिक में आएंगे। सो सोमैटिक में क्या है, कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, एंड ऑटोनॉमिक में क्या है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस या इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, और सोमैटिक में और क्या दिया है, एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लो यहां पर किसी ने चिमटी काटी, तो ये सेंस हमारे दिमाग तक पहुंचा ना, कैसे पहुंचा, किसी न किसी नर्व ने पहुंचाया होगा। तो वो क्या हुआ, दैट इज सेंसरी नर्व, जो यहां से सेंस को ले जा रहा है। और जो ब्रेन से सिग्नल लेके आता है यहां तक, कहीं तक भी, तो उसको बोलते हैं मोटर नर्व। तो नर्व का भी दो टाइप है, मैं आगे बताऊंगा। एक सेंसरी जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है, और दूसरा मोटर जो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक ले जाता है। तो यहां पर सेंसरी भी क्या है, मतलब ये कंट्रोल मैनर में चल रहा है, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक तो है नहीं, यहां से गया सिग्नल पहुंचा उधर तक। तो यहां पर दो चीजें बताएं कि भाई जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाला नर्व है और जो सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने वाला नर्व है, वो सब सोमैटिक में आएगा, ठीक है, वो सब कंट्रोल वाले में आएगा। ऑटोनॉमिक में भाई जो हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं होता, जो ठीक है, ब्रेन अपने ही एंड पे या सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज चलती है। अब सबकॉन्शियस वर्ड थोड़ा सा, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ऑटोनॉमिक, जो ऑटोनॉमिक नर्व है उसके भी दो टाइप है। सर क्या बात है सर, मतलब ये तो हद हो गई सर, शराफत की हद हो गई। बट भाई देखो, बहुत अगर इंटरेस्टिंग मानोगे ना उसको, बहुत जबरदस्त चीज है कि सर ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप, मतलब जो नर्व खुद ब खुद अपने लेवल पे जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिनको हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, उसके भी दो टाइप, बिल्कुल दो टाइप। कौन से, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सर ये सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? फिलहाल तो ये याद रखो कि सिंपैथेटिक यानी क्या होता है कि जो ऐसे ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हमारी बॉडी को अरोज करते हैं, अरोज का मतलब एनर्जाइज करते हैं। मान लो तुमको गुस्सा आ गया, एकदम चरम खतरनाक वाला गुस्सा आ गया, तो अपने आप से देखो तुम्हारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, वो एकदम एनर्जेटिक तरीके से चलने लगता है, ठीक है, मतलब बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करने लगता है जब हमको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जब मान लो गुस्से वाला नहीं, कुत्ता पीछे पड़ा है आपके, ठीक है, कुत्ता छोटा वाला, ठीक है, इतनी साइज का कुत्ता जो है वो पीछे पड़ा है, एकदम भूखा 4 दिन से, तब क्या करोगे, एकदम भाग रहे हो, बॉडी एनर्जाइज हो गया। तो उस टाइम पे सर वो तो हम सोच में समझ के भाग रहे हैं ना, पर वहां पर हमारी बॉडी में जो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तब आपका वहां पर सोच खत्म होता है, तब उसके बाद बॉडी का रिएक्शन शुरू होता है, बॉडी अपने हिसाब से जो एक्ट करता है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में कौन से नर्व्स काम करते हैं, जो बॉडी को एकदम अपोजिट है, रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, मतलब जब आप बैठे हो तो बॉडी अपने आप शांत होने लगती है, आपको ये शांत नहीं करना पड़ता, बेटा शांत हो जा, हार्ट बीट कम हो जा, नहीं, अपने आप हो रहा है, वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक क्या करता है, अरोजेस द बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, बॉडी को अरोज करना, एनर्जी खर्च करने के लिए। और ये क्या करता है, इट काम्स डाउन द बॉडी टू कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी को, बॉडी को काम करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा, बचा के रखेगा, सेव करेगा, पावर सेविंग मोड कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके टाइप्स बता देता हूं, मतलब टाइप्स मतलब कि इसमें क्या क्या होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे हम आगे, बट थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं। सो इसको आप फाइट और फ्लाइट नर्व्स भी कह सकते हो। फाइट और फ्लाइट सिस्टम, बॉडी को जब मतलब ये सब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई ना, फाइट, या तो फाइट करना या तो फ्लाइट, भाग जाओ, तो ऐसे टाइम पे क्या क्या होता है, आंखें देखो ये बड़ी हो जाती है, गुस्से में देखो ऐसा हो जाता है, इट डायलेट्स प्यूपिल साइज, देखो ये ब्लैक वाली कितनी बड़ी होगी,
यहाँ पर देखो शांत, जब मतलब आप देखो ये गुस्से वाला सिचुएशन और ये कूल डाउन वाला सिचुएशन, देखो यहाँ पर रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है इसको। सो ये गुस्से वाले में क्या होता है, रिलैक्स। अब गुस्सा वाला बोल रहे हैं मतलब हमेशा गुस्सा ही मतलब यूज करना, कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में और ये रिलैक्सिंग सिचुएशंस में। यहाँ पर देखो जो आईसाइट है, आईसाइट बोल रहा हूँ, जो प्यूपिल है उसकी साइज बढ़ गई, यहाँ छोटी हो गई। मतलब देखो गुस्से में आदमी कैसे दिखता है, फिर गुस्सा यूज किया उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इनहिबिशन, इनहिबिट सलाइवेशन। इनहिबिट मतलब क्या होता है, स्टॉप्स। तो सलाइवेशन मतलब जब गुस्सा आएगा या जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो आप पकौड़े नहीं खाओगे बैठ के ना, तो बॉडी वैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, तब सलाइवेशन नहीं होगी। इसके बाद यानी क्या होगा, मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि जब आप एनर्जी में हो, जब अपना ऐसे भी होता है ना, हम जब काम में लगे होते हैं, काम में जब भिड़े होते हैं किसी में बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, तब भूख नहीं लगती। तो बात यही है ना, ये भी एक चीज़ हो गई, थोड़ा सा मतलब रिलेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सलाइवेशन होती है जब आप शांत बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, बैठे बैठे क्या लगती है, भूख लग जाती है ना। तो ये इट स्टिमुलेट सलाइवेशन, स्टिमुलेट मतलब सलाइवेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेस एयरवेज। कब, यहाँ पर ज़्यादा हवा, ज़्यादा एयर अंदर जाने के लिए लंग्स में, ठीक है, एयरवेज जो हमारे विंड पाइप हैं, जो भी एयर को ले जाते हैं लंग्स में, वो सब रिलैक्स होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर पहुंचे, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ज़्यादा रेस्पिरेशन हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, ठीक है। तो यहाँ पर तो एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं है, सेव करेगा, बॉडी पावर सेविंग मोड में है, तो एयरवेज को छोटा कर देगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ना पहुँचे। इसके बाद इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। होता ना, अरे भाई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, इंक्रीजेस हार्ट बीट। लेकिन जब आप बेड पे हो, जो आप रिलैक्स हो, बैठे हो, स्लो डाउन द हार्ट बीट। यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी। यहाँ पर जो डाइजेशन वाइजेशन प्रोसेस ना, वो सब स्टॉप मतलब काफ़ी कम रहता है जब एनर्जाइज रहता है बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप खा पी के, इसलिए बोलता है थोड़ा खा लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ढंग से हो, स्टिमुलेट्स स्टमक एक्टिविटीज। देन आगे देखते हैं सर, आगे क्या है, न्यूरॉन द नर्व सेल। अब हम यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, देन ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में हमने 9th में भी देखा था। वैसे ये है अपना मेन सेल बॉडी न्यूरॉन का, है ना, दिस इज द मेन सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस हो गया उसका। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। एक्चुअली सेंसेशन, सेंस को ग्रैब करने के लिए यही चीज है डेंड्राइट्स, सेंसेशन यहीं से अंदर जाता है, ठीक है, सेंस रिसीव करने के लिए। ओके, देन ये हो गया अपना एक्सॉन, ये पूरा जो है यहाँ पर स्टेम की तरह, दिस इज एक्सॉन। और ये जो एंडिंग है, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। सो साइटोन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। इसके अलावा ये न्यूक्लियस और ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्किंग है। इसके अलावा ये माइलिन शीथ और सब दिखा सकते हैं, बट ठीक है, अभी फिलहाल 10th में चल जाएगा। आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये तो मैंने बता दिया। एक तो सिस्टम से हमने क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व बता, अब न्यूरॉन की थोड़ा सा हम टाइप की बात करते हैं। सो न्यूरॉन में ऐसा न्यूरॉन जो बॉडी पार्ट से, देखना यहां पर बॉडी पार्ट से सिग्नल को ले जा रहा है, कहां तक, टूवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। मतलब कहीं भी नर्व अगर एसोसिएटेड है, जैसे मान लो ये हाथ पे नर्व एसोसिएटेड है, तो दो टाइप के होंगे, ठीक है, मतलब जोड़े में होंगे। एक होगा जो नर्व यानी समझो बॉडी की वायरिंग, ठीक है, दे आर नॉट, काफी लोग ब्लड वेसल जो आर्टरीज वेन है उसको नर्व के, नहीं वो नहीं, वो अलग है, नस से नर्व बना देते हैं, वो अलग है, ठीक है। मुझे भी शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन था इस टाइप पे, पहले छोटे था तब। ओके, सो पेयर में होते हैं न्यूरॉन्स जो वायरिंग है, ठीक है। कौन सी, एक होता है जो सिग्नल को बॉडी पार्ट से ब्रेन के टूवर्ड्स ले जाने का काम करता है, क्या समझो, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, फाइनली वो ब्रेन की तरफ एंड होगा, है ना। तो जो सिग्नल को, जो न्यूरॉन सिग्नल को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने के लिए बना है, वो सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन ब्रेन के डिसीजन को बॉडी में इंप्लीमेंट करने के लिए ले आ रहा है, मतलब ब्रेन से यहां जा रहा है सिग्नल, तो वो कौन से न्यूरॉन से जा रहा है, वो मोटर न्यूरॉन से। और बॉडी पार्ट से जो सिग्नल ब्रेन तक ले जाने के लिए न्यूरॉन है, वो है सेंसरी न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन ये करता है, यहां स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन ही है इधर आगे, और मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल को बॉडी पार्ट तक ले जा रहा है। इजी समझ में आ गया होगा। सर एक और है रिले न्यूरॉन। ये जो रिले न्यूरॉन है, ये क्या है, रिले न्यूरॉन जो है वो
सेंसरी और मोटर के बीच में है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर अलग यूज करूं तो मान लो ये हुआ सेंसरी, ब्रेन तक सिग्नल ले जाने के लिए, ठीक है, और ये हुआ मोटर, ब्रेन से सिग्नल ले आने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेन से तो कनेक्टेड नहीं है ना, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर बीच में एक और न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन में एक और इंपॉर्टेंट यूज है, वो मैं बताऊंगा अभी, आगे देखेंगे। बट ये जो सेंसरी और रिले के बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में जो रिले रेस पता होगा आपको कि यहाँ से मशाल लिया, यहाँ से यहाँ पे रुमाल, जो भी रहेगा रिले रेस में, एक बंदा यहाँ से यहाँ भाग के आता है, फिर दूसरा बंदा, उसके टीम का दूसरा बंदा, फिर जैसे वो ये पहुंचेगा दूसरा बंदा निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो सिग्नल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए रिले न्यूरॉन, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए भाई। सो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन, ओके। इसके बाद सर टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के टाइप की बात कर लेते हैं सर। सो ये आपको 5 सेंस ऑर्गन्स पता होंगे ना, ये वाले, ठीक है। ये हो गए ईयर, नोज, ठीक है, स्किन, फिर उसके बाद आई, उसके बाद में टंग। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स है। ऐसे न्यूरॉन्स जो साउंड को रिसीव करने के लिए बने, ऐसे न्यूरॉन जो ओडर या स्मेल सेंस करने के लिए बने, ऐसे न्यूरॉन जो टच फील करने के लिए, टच प्रेशर फील करने के लिए बने हैं, ऐसे न्यूरॉन जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं, ऐसे न्यूरॉन जो केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, मतलब जो भी चीजें, फूड या न्यूट्रिएंट जो भी कह लो आप। सो पहला देखो थिग्मो रिसेप्टर, ये कहाँ होता है अपना, स्किन पे, ठीक है। थिग्मो ये वर्ड से याद रखना, दिस इज एसोसिएटेड टू टच, एक और बार यूज होगा ये आगे। सो थिग्मो रिसेप्टर, ये ऐसे रिसेप्टर न्यूरॉन्स है, ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स है, देखो यहां पर रहते हैं, जो स्किन में है, जो टच को यूज सेंस करने के लिए बने हैं, ठीक है, टच। इसके बाद में गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो इज टर्म यूज फॉर टेस्ट, तो यहां से याद रखना गस्टेटो किस लिए यूज हुआ, टेस्ट। तो ऑब्वियसली कहां पर रहेगा, टंग के अंदर जो न्यूरॉन है, जो टेस्ट बड्स है हमारे जीभ पे, वो एक्चुअली कौन से हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स है, गस्टेटो रिसेप्टर न्यूरॉन कह लो आप। और कौन से सेंसरी न्यूरॉन्स है, फोटो रिसेप्टर, फोटो ये वर्ड लाइट के लिए यूज होता है, तो हमारे आंखों में जो लाइट सेंस कर लेंगे जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो है फोटो रिसेप्टर्स। देन वी हैव ऑडियो रिसेप्टर, ऑडियो वर्ड से याद आया सर, ये है साउंड को कैप्चर करने के लिए जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो वाइब्रेशन को कैप्चर कर लेता है, उसको साउंड के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो सेंस करने के लिए न्यूरॉन है कान में हमारे, वो ऑडियो रिसेप्टर। एंड देन वी हैव ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर आपको ऑल्फैक्टरी वर्ड, अगर किसी ने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा तो उनको पता होगा। ऑल्फैक्टो ये वर्ड रिलेटेड टू ओडर या स्मेल है। तो ऑब्वियसली हमारे नाक में जो रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं, वो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो 5 टाइप के याद रखना, इसमें कंफ्यूजन, इसको अच्छे से याद रखना है। पहला है थिग्मो रिसेप्टर, जो हमारे स्किन में है, टच के लिए, सेंस करने के लिए। फिर गस्टेटो रिसेप्टर, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये वो सेंसरी न्यूरॉन है जो हमारे जीभ में है, टेस्ट के लिए, टेस्ट से एसोसिएटेड, टंग के अंदर। फिर फोटो रिसेप्टर आई में प्रेजेंट है, लाइट सेंस करता है, ठीक है। ऑडियो रिसेप्टर ईयर में प्रेजेंट है, साउंड सेंस करता है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर नोज में प्रेजेंट है, स्मेल सेंस करता है, ठीक है सर। ये तो बढ़िया आ गया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं सर, मजा आ जाएगा। ओ हो क्या बात है, ह्यूमन ब्रेन, अब आएगा मजा। ह्यूमन ब्रेन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बात तो सही है सर। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एडिशनल है, बट मजा आएगा देखने में। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक अपने आप में एक जबरदस्त चीज है यार। मतलब क्या लगता है, नेचर की क्या खोज है ये, नेचर की खोज। देखो यहाँ पर ब्रेन के को मैं वैसे ना 2 हिस्सों में अज्यूम कर सकते हैं, ये राइट हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। यहाँ ना उल्टा दिखाया है मैंने थोड़ा। अब मैं जब ऐसे जब मैं उल्टा हूं ना, तब समझो ये हो गया अपना राइट, ठीक है, ऐसे में दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाते। नॉर्मली हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ऐसे, ये होता है अपना राइट। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी पार्ट पढ़ोगे ना आप, तो ये हो गया अपना राइट, क्योंकि दिस इज माई राइट, ये हुआ लेफ्ट, ठीक है। बट यहाँ पर ये इस केस में डायग्राम जैसा दिया है, उसमें ऐसा दिखाया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
ओके तो पेज में हम नॉर्मली जब लिखते हैं भाई राइट साइड में डेट लिखो, लेफ्ट साइड में जो भी है ऐसे, ठीक है। सो ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर, देखो क्या क्या है, देखो क्रिएटिविटी के लिए नॉर्मली यहाँ पर यूज हो रहा है, आर्ट, क्रिएटिविटी, और क्या है मैं बताऊंगा। और लेफ्ट में देखो कैलकुलेशन, ठीक है, और क्या क्या चीजें वो देख लो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखो। अब जो अपना लेफ्ट पार्ट है वहां पर मेनली क्या क्या होता है, एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स याद रखते हैं हम इसमें, मैथ करते हैं भाई, जो आप देखो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट पार्ट यूज हो रहा है ना। ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग है, समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। फिर क्रिएटिविटी के लिए अपना राइट साइड ऑफ द राइट हेमिस्फीयर, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, कोई चीज का हमको ऐसा अंदाजा लग जाता है ना, पहले से ही कुछ ऐसा भनक लग जाती है ना, सो दैट थिंग, आर्ट, क्रिएशन, अगेन दैट क्रिएटिविटी। इसके बाद फीलिंग, इमेजिनेशन, तो ये सब चीजें जो है ये जुड़ी हुई है अपने राइट ब्रेन से, ठीक है। नाउ दिस इज फैक्ट, ये ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा सा एडिशनल चीज मैंने आपको यहाँ बताई है। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ऐसी चीजें आपको काम आती है कि नहीं आती, थोड़ा सा आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अच्छा, ब्रेन के बारे में हमने ये तो देखा कि भाई इट इज अ मेन थिंग इन पार्ट ऑफ द बॉडी, और फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे आगे, डोंट वरी, ओके। इसके बाद राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो अब यहां पर क्या दिया है, ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये बात आपको पता थी कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो मेनली हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो मेनली हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे काफी टाइम हुआ है, मतलब आपने अगर किसी को थोड़ा पता हो कि जब ब्रेन का, किसी का एक्सीडेंट हुआ मान लो ऐसे, तो ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज हुआ ना, तो उससे अगर समझो पैरालिसिस हाफ होती है, तो यहाँ डैमेज होने से यहाँ पर होता है, और अगर यहाँ डैमेज हुआ तो यहाँ पर होता है। तो मतलब ये अपोजिट वायरिंग है दिमाग में, दिमाग की, याद रखना। ये वाला ब्रेन का हिस्सा इधर का पार्ट कंट्रोल करता है, और ये वाला ब्रेन का हिस्सा इधर का पार्ट कंट्रोल करता है। सर आगे देखते हैं, सर आगे देखते हैं, आगे देखो। ब्रेन जो है अपना मेनली 3 पार्ट, अब ऐसे ऐसे नॉर्मली हम कह सकते हो कि 4 ब्रेन, जो आगे वाला मेनली जो हिस्सा है, दिस इज 4 ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ये है मिड ब्रेन, और ये है जो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा पार्ट है ब्रेन का, दैट इज हाइंड ब्रेन। सो 4 ब्रेन, 4 यानी फ्रंट, ये मिडल, और ये हाइंड, ठीक है। सो 3 पार्ट्स हो गए इस तरीके से, मतलब अब लेफ्ट राइट तो हमने देखा, अभी नॉर्मली 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अलग अलग पार्ट जो टेक्स्ट बुक में आपको बताया गया है, सर ये कैसे ड्रॉ करना, सर ड्रॉइंग बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, बहुत आसान है यार, मतलब कि ना जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ आप ना मेंढक की पैर देखा होगा आपने, मेंढक का पैर, बस ऐसे ही करते जाओ, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, काफी है यार, ये काफी है, ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, ठीक है, तो बनता जाएगा अंदर का। दैट इज वेरी सिंपल। वैसे हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया, यूट्यूब पे चेक कर लेना आप, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन, एड्यू मंत्रा, ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा बता पार्ट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं, मैं इसको मेंढक के पैर को मिटा दूं। ओके सर, तो ये जो मेन पार्ट है ब्रेन का, दैट इज सबसे ज्यादा हिस्सा जो है, दैट इज द सेरिब्रम, ठीक है। इसको प्यार से हम बड़ा मेंदू कहते हैं, मराठी मधी, ठीक है। ये बड़ा मेंदू हो गया अपना, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। इसके बाद ये वाला हिस्सा, ये जो फूल गोभी की तरह दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस इज सेरिबेलम, देखो वर्ड कंफ्यूज ना कर रहे, सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम, इसको छोटा मेंदू बोलते हैं। नाना पाटेकर ने बताया यहां पर नहीं मारने का, ठीक है। तो यहां पर बच्चों के भी तुमने सुना होगा, छोटे बच्चों को कभी यहाँ पीछे हिट नहीं करना होता है, किसी को नहीं करना होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बच्चों के इसमें सीरियस इशू हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे